अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। पेज 262, क्वेश्चन 3। Question number 3. The finance director of Cohort Limited. Valuation में question number 3. The finance director of Cohort Limited. ये ACCA का सवाल है और फिर इसका पाकिस्तानी वर्जन जो है वो ICAP ने जो कॉपी किया था वो इसी से अगला सवाल रख दिया मैंने। कराऊंगा ये और वो फिर ऐसी हस्बे तौफीक देख लीजिएगा कभी। पढ़ने में करता हूँ बोर्ड पे। होमवर्क दिया था मैंने कोई? अच्छा, हाँ 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 हाँ, जिसका वो क्वेश्चन ही नहीं था और सही। हस्बे तौफीक कहा था मैंने क्या? हैं? सॉल्यूशन क्या? हाँ, तो फिर देख लिए, सही हुआ था सॉल्यूशन। क्या हुआ? क्यों? नहीं, कोई और क्लास होगी। नहीं, मैंने तो कुछ कहा। क्या मतलब भाई, मजाक की? अच्छा, मैं आपको सारा खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिन्होंने नहीं भी किया तो वो जिंदगी के किसी मोड़ पे शायद कर ही लें। क्वेश्चन नंबर 12 समरी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 फ्यूजी कंपनी, ये ACCA का सवाल है? हस्बे तौफीक का होगा मैंने फिर। चलिए समरी बता ही रहा हूं तो सवाल पढ़ ही ले। सवाल पढ़ ले, मैं फिर समरी बताता हूँ, फिर उसी क्वेश्चन 3 पे ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लें। फ्यूजी कंपनी,
एक कंपनी के जस्ट पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और बैलेंस शीट दी हुई है। 3 साल तक कैश फ्लोज एस्टिमेट करने हैं, उसके बाद रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि 3% ग्रोथ रेड्यूस करना है, और ये 3 इयर्स वाली बात लिखी हुई है पॉइंट नंबर 6 के नीचे। तो इसलिए 3 कैश के कॉलम बन जाएंगे, उसके बाद वाले ईयर्स टर्मिनल वैल्यू में कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब सारे कैश फ्लोज बना लें तो पॉइंट नंबर 4 में बताया हुआ है कि सेल्स भी और वेरिएबल कॉस्ट्स भी ये सब 9% पे बढ़ेंगी। तो सेल्स किधर हैं? ये इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रही हैं, तो उसको 6-6% 9% बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है इनकम स्टेटमेंट में, तो ये वेरिएबल है कि फिक्स है ये नहीं पता, तो ये वेरिएबल ही होंगी, क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट में अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हैं उनका पॉइंट नंबर 3 में ब्रेकअप बताया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ज्यादा बेहतर तो ये है कि वो भी वेरिएबल ही होंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स उन्हीं की कॉस्ट। तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों 9% पे ग्रो करेंगी, और ये जो पॉइंट नंबर 3 में वेरिएबल कंपोनेंट 15% ऑफ सेल्स है, ये भी जाहिर है सेल्स का 15% रहेगा, और फिक्स कॉस्ट पॉइंट नंबर 4 में कहा है कि 6% बढ़ेगी, तो जो पॉइंट नंबर 3 में दी है उसको 6% बढ़ाते जाएंगे। इंटरेस्ट वही रहेगा। क्यों वही रहेगा? क्योंकि सवाल के बिल्कुल एंड पे सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि लोन इतना ही रहना है और इंटरेस्ट रेट भी चेंज नहीं होना, तो जो इंटरेस्ट है वो वही रहेगा। फिर इसके अलावा जब डेप्रिसिएशन है ये करनी पड़ेगी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पिछले साल की बैलेंस शीट दी हुई है इसमें लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट्स ग्रॉस, इनका पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है सवाल की बैलेंस शीट में, फिर एडिशंस दी हुई हैं और क्लोजिंग कॉस्ट आ गई, उसमें से फिर आगे एक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस की है तो बुक वैल्यू आई। पॉइंट नंबर नहीं, आखिरी 3 बुलेट पॉइंट्स में से पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि कंपनी ने एसेट्स बेचने तो नहीं है, लेकिन 20% इंक्रीज करते जाएंगे। क्या? इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, एसेट्स नहीं, इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स। The company will not dispose of any of its non-current assets, but will increase its investment in new non-current assets, यानी एडिशंस। तो इसमें पूरा एसेट स्केड्यूल चलाना पड़ेगा। इसमें एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं कहा कि 20% बढ़ाना है, एडिशंस 20% बढ़ानी है। तो जो पिछले साल 66 की एडिशंस की थी, अब अगले साल 66 से 20% ज्यादा एडिशंस होंगी, फिर अगले साल उससे और 20% एडिशंस होंगी, यानी आपको एडिशंस के बारे में बताया है। पिछले साल की क्लोजिंग कॉस्ट कितनी है? बल्कि चलें ओपनिंग भी बता दें। 1200, एडिशन 66, 12, ये अगले साल का ओपनिंग, एडिशन इससे 20% ज्यादा, क्लोजिंग 1345, 1345, इससे ज्यादा 20%, 95, 1440,
इससे 20% ज्यादा 114 1554 और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कहा है कि जो डेप्रिसिएशन है वो किधर गई, वो 10%, ये .1 में लिखा हुआ। जो ईयर एंड नॉन करंट एसेट्स का बैलेंस है बिफोर एक्यूमुलेटेड डिडक्शन यानी कॉस्ट, उसका 10%। तो हर साल के ये 10% लगाएंगे तो डिडक्शन आ जाएगी। तो फ्री कैश फ्लो निकालते हुए ये कैपेक्स हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसकी डेप्रिसिएशन जो निकली होगी ये उसमें टैक्स की कैलकुलेशन में आ जाएगी। और वर्किंग कैपिटल की जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में वर्किंग करते थे, इसमें भी वर्किंग करनी पड़ेगी है। जो आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं नेट करंट एसेट्स, तो वो वर्किंग कैपिटल ही है। जी मैं बताता हूँ, नेट करंट एसेट्स 270 दिए हैं बैलेंस शीट में, तो नेट करंट एसेट्स मतलब, नेट एसेट्स का मतलब, तो नेट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। अब इसको बढ़ाते जाना है, जो पॉइंट नंबर, जिस तरह इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में करते थे ना, वर्किंग कैपिटल को बढ़ा के बैलेंस निकालते थे, फिर उसमें चेंज को कैश फ्लो लेते थे। तो यही कहा हुआ है पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना है आपने सेल्स वाले ग्रोथ रेट से, ग्रॉस प्रॉफिट वाले ग्रोथ रेट से, यानी 9% से। तो इसको 9% से बढ़ाते जाएंगे। बैलेंस शीट में नेट करंट एसेट्स दिए हुए यानी वर्किंग कैपिटल कितने दिए हुए? 270। इसको 9% बढ़ाएं, 294। फिर 9% बढ़ाएं, 321। फिर 9% बढ़ाएं, 350। तो जो इनमें चेंज है, 24 का चेंज, 26 का चेंज, 25 का चेंज है, 29 का है, ये 27। ये वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो होगा। अच्छा, इसमें जो सॉल्यूशन था, उन्होंने कहा कि जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो होता है स्टक पैसा, तो जो कैश है वो तो कैश होता है। तो पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि इस वर्किंग कैपिटल में 50,000 कैश है, तो उस 50,000 वाली बात को इग्नोर करके ये भी वर्किंग कैपिटल हो सकता है, और 50,000 चूंकि कैश है वो तो खुला पैसा है, तो 220 से भी सवाल सॉल्व हो सकता है। कि 50,000 तो है ही अवेलेबल, तो वो तो स्टक नहीं है पैसा, तो इसलिए 50,000 को छोड़ के बाकी वर्किंग कैपिटल 220 से सवाल सॉल्व हो सकता है। इसको 9% बढ़ाते जाए, यानी इस पे जो एग्जामिनर का सॉल्यूशन था उन्होंने कहा था ये ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि अगर आप ये अज्यूम कर लें कि जो कैश स्टक है वो इसलिए क्योंकि उतना कैश रखना होता है, जैसे बैंक्स की जिम्मेदारी होती है ना सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश रखना, तो उतना कैश रखना ही होता है, तो इसलिए 270 से भी सवाल सॉल्व हो सकता है। बस एक इसमें डेप्रिसिएशन का पॉइंट था, एक वर्किंग कैपिटल का पॉइंट था, और बाकी कोई करेगा तो पूरा पता चल जाएगा। के ही दिया हुआ है 10%, उससे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लगा के वैल्यू निकलनी है। चलो जी, समरी बतानी थी बस। क्वेश्चन 3 पढ़ लें, मैं ना करता हूँ बोर्ड पे।
जी पढ़ लें तो मैं बताऊं। एसीसी का सवाल है ना, तो इसमें इन्होंने काफी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ये जो सबसे आखिर में पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, रिक्वायरमेंट से भी नीचे, ये इन्होंने खुद ही सारा गाइड कर दिया। तो इस चीज को छोड़ें, आप रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड का 1 और 2 बस ये समझिए, ये सवाल है, बस ये सवाल है। बाकी चीजें नीचे एक्सप्लेन की मैं आपको खुद ही एक्सप्लेन करता हूं। एक कंपनी की अभी इस वक्त क्रेडिट रेटिंग बताई हुई है और वो है इस वक्त ए। ए रेटिंग का मतलब है कि अगर उसको लोन मिलेगा तो 9% पे मिलेगा। लेकिन डायरेक्टर्स को लग रहा है कि अगर गियरिंग चेंज की जाए तो शायद इसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी फर्क पड़े। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़े तो शायद कंपनी की वैल्यू पे भी फर्क पड़े। तो ये जो डायरेक्टर्स ने सोचा है, बस आपसे ये खेलने को कहा है उन्होंने। इसमें कहीं पर कोई फ्यूचर कैश फ्लोज की तफसील, इतने साल तक इतनी ग्रोथ रेट होगा, फिर रेवेन्यू ऐसे ग्रो करेगा, इसमें नहीं डाला डिटेल में। सिर्फ ये एक थोड़ा डिफरेंट सा सवाल है, और चूंकि आईकैप में एज इट इज कॉपी हुआ था इसलिए मैं इसको रखता हूं किताब के अंदर, क्योंकि दोबारा भी कॉपी हो सकता है। लेकिन एक बहुत डिफरेंट सा सवाल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे खेलना है कि क्या वाकई ही गियरिंग चेंज होने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है फाइनेंस डायरेक्टर इज कंसर्न्ड, किस बात के लिए, अबाउट द इम्पैक्ट किसका, ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन कंपनीज वैल्यू, कि गियरिंग लेवल का क्या कंपनी वैल्यू पे कोई इफेक्ट होता है। और वो चाह रहे हैं कि जरा चेक करके देखें होता है कि नहीं होता। बाकी डाटा बाद में। रिक्वायर्ड, डिटरमिन द लाइकली इफेक्ट ऑन कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वैक, एंड कॉर्पोरेट वैल्यू यानी इक्विटी की वैल्यू या पूरे बिजनेस की वैल्यू। अच्छा, पूरे बिजनेस की वैल्यू का मतलब है इक्विटी प्लस डेट। तो डिटरमिन द लाइकली इफेक्ट ऑन द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वैक या सिर्फ केई, वैक, एंड कॉर्पोरेट वैल्यू इक्विटी प्लस डेट पूरी वैल्यू। किस बात का इफेक्ट, इफ द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर वाज, यानी अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करें तो बताएं कि क्या फर्क पड़ेगा वैक पे और क्या फर्क पड़ेगा बिजनेस की वैल्यू पे। पहले तो बात करते हैं वैक पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वैक पे फर्क पड़ने के लिए ये कैसे सॉल्व करना चाहिए कि वैक पे फर्क क्या पड़ेगा गियरिंग चेंज करने से। तीनों पे वैक कैलकुलेट कर लें। करंट, क्योंकि इंपैक्ट बताना है ना, तो 3 वैक निकालने पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग वैक और फिर ये गियरिंग लेवल चेंज करके, क्योंकि हमने बताना है कि इन गियरिंग से इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो किस पे क्या पड़ेगा जितना अभी है। तो 3 वैक कैलकुलेट करने हैं। ये तो हो गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल की टेस्टिंग, यहां तक। अच्छा, इसको मैं पहले यहीं तक सवाल को रोक के पहले हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेक कर लेते हैं, वैल्यू फिर बाद में बताता हूं। अब उसके लिए आपको या तो केडी के लिए वो कोई डिवेंचर वगैरह का डाटा दिया हो, क्योंकि वैक निकालना है तो इसका मतलब केडी निकालना है और केई निकालना है। तो केडी के लिए या तो कोई डिवेंचर्स का डाटा दिया हो जिसमें हम वो आईआरआर निकालें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये रेटिंग का टेबल दिया हुआ है बस। तो जो इस टेबल में इंटरेस्ट रेट है बस उसको नेट ऑफ टैक्स कर लेते हैं। हर गियरिंग लेवल का इंटरेस्ट दे दिया ना, तो हर गियरिंग लेवल का केडी आ जाएगा, है जी। इतनी सिंपल वैसे नहीं आएगा, क्योंकि ये हर गियरिंग ये नहीं है, ये तो रेटिंग का है। तो रेटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा, समझाता हूं। केई के लिए या तो होता है डिविडेंड मॉडल, या होता है एमएम, या होता है कैपम। तो इसमें सवाल में डाटा किस चीज का लग रहा है, कैपम का, क्योंकि रिस्क फ्री रेट बताया हुआ है, आरएम बताया हुआ है, बीटा बताया हुआ है। तो अब हमने करना ये है कि 3 वैक निकालने हैं। तो पहले मैं 3 वैक निकालता हूं, बाद में फिर इस सवाल को वैल्यूएशन के लिए दोबारा डिस्कस करता हूं। रिक्वायर्ड का मतलब कि इंपैक्ट बताएं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इस गियरिंग का। ये बात क्लियर, हमने गियरिंग लेवल चेंज करना है और नया नया वैक निकालना है, और इंपैक्ट बताना है तो उसका मतलब एग्जिस्टिंग भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, कैसे पता कि केई कैपम से करना है।
RFRM की वजह से, और बीटा भी दिया हुआ है। तो जब आपको ये बीटा वगैरह दिया हो ना, तो डिविडेंड मॉडल तो इतना अच्छा है भी नहीं, और MM वैसे ये फारेग मॉडल, तो इसलिए केई का डाटा अगर कैपम वाला दिया हो तो कैपम ही प्रेफर करना है। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 3, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल करता हूं। पहले निकालते हैं एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग के लिए केई RF 5.5 जी, RF 5.5, बीटा 1.4। अच्छा, ये जो बीटा दिया हुआ है ये इक्विटी बीटा है, तो हमने तो एसेट बीटा नहीं लेना होता, इक्विटी बीटा ही लेना होता है। वो तो बस बेस केस एनपीवी में एसेट बीटा लेना होता था, बेस केस एनपीवी होता था एक काम, एपीवी। हाँ, तो इसलिए ये इक्विटी बीटा ही होता है। RM -5.5, 17.4, ये हो गया केडी। हर रेटिंग पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो हमारी अभी इस वक्त रेटिंग है, किधर गई ए, किधर गया, जी जी जी, टेबल के नीचे अगले पेज पे पहली लाइन है कि अभी इस वक्त रेटिंग ए है। तो ए का मतलब है कि हमें कोई भी लोन अभी देगा तो वो 9% देगा, तो केडी हो गया 9%। टैक्स रेट क्या है जी, 30। ये इनकम स्टेटमेंट टाइप जो चीज है उसके अंदर दिया हुआ 6.3। तो केई भी आ गया, केडी भी आ गया, तो वैक हो गया केई 17.4, और इक्विटी की वैल्यू दी हुई है 458। ये रिक्वायरमेंट से ऊपर वाले जो दो पैराग्राफ है उनमें, तो इक्विटी की वैल्यू है 458 और डेट की वैल्यू है, तो ये बन गया 763, और केडी हो गया 6.3, तो 4 क्या है, 305 763, 12.96%। ये एग्जिस्टिंग वैक है। पेपर सॉल्व करते हुए ना, आप जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो बहुत रश मच जाता है कैलकुलेशन का, तो आप वो फाइनल चीज जो आप एग्जामिनर को दिखाना चाह रहे होते हैं उसको हाईलाइट कर दिया करें। जैसे हमने वैक निकाला है तो आप इसको हाईलाइट कर दें। क्या? हाँ, दी हुई, सेम इसी की कॉपी था, बल्कि एक थोड़ी सी डाटा में एक इनकंसिस्टेंसी थी, बाकी तो सेम था, कॉपी क्या बात। एग्जिस्टिंग वैक, ओके। सिनेरियो 1 क्या है? 20%।
अब अगर 80-20 पे चले जाएं, इक्विटी 80 और डेट 20, तो के पे क्या फर्क पड़ेगा, या फर्क पड़ना चाहिए क्यों भाई? के पे फर्क या यही रहेगा, चेंज होगा, क्यों? बीटा चेंज हो जाएगा, गियरिंग चेंज होगी तो बीटा चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये एग्जिस्टिंग कंपनी ही की बस वैल्यूज बदल बदल के चेक करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस को नया काम करने जा रहा है। एग्जिस्टिंग कंपनी ही की बस गियरिंग चेंज करके डायरेक्टर साहब देखना चाह रहे हैं बस कि क्या क्या फर्क पड़ता है। तो बीटा चेंज हो जाएगा क्योंकि गियरिंग चेंज होगी, तो कितना हो जाएगा चेंज? तो इसका मतलब पहले मैं इसको एसिड बीटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस वक्त की गियरिंग इसमें रंगी हुई है, तो हम एग्जिस्टिंग गियरिंग इसमें से इफेक्ट निकाल के वो रिवाइज्ड गियरिंग डाल देंगे। एसिड बीटा अभी कितना है? 1.4, 458, 458 प्लस 305 into 0.7, 0.95, the revised equity beta। इसको वापस रंग देते हैं किस गियरिंग में? ये नई रिवाइज्ड गियरिंग में। तो 0.95, 80 प्लस 20.7, 80। अब मैं इक्विटी बीटा से एसिड बीटा जा रहा हूं ना, तो ये उलट हो गया, यानी मैंने ऐसे कर लिया। 1.12, तो रिवाइज्ड क्या ही बन गया 5.5 प्लस 1.12, 14% माइनस 5.5%, 15.02। ये फिगर सही है? कुछ अजीब अजीब से लग रही है मुझे फिगर। ऊपर वाला जो है ये रिवाइज्ड बीटा, ये आता 1.06 है ना, बाकी भी देख लें। 1.12, ये 15.02 ठीक है, चले ठीक है, सही होगा। के ही निकल आया, केडी पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी इस वक्त रेटिंग ए है, गियरिंग चेंज करेंगे तो रेटिंग पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है, वैसे जरूरी भी नहीं, लेकिन उसमें रेटिंग पे फर्क डालने का कोई तो लिंक बताया होगा। तो वो लिंक बताया उसने इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर होता है पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ये एक चैप्टर है, रेशोज होती हैं उसमें, वो मैंने छाप दी इसमें, तो अगर कभी जिंदगी में दिल करे तो ये मैंने छापी हुई हैं। चले खैर, ये चैप्टर मैंने कराना है अभी, तब बता दूंगा। पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट होता है, हाँ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में डाली नहीं है, पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कवर। अच्छा, केई में पहले निकला है बाहर क्योंकि ये क्रेडिट रेटिंग वाली बड़ा डिफरेंट सा पॉइंट था, ये नॉर्मली इस तरह सवालों में होता नहीं है, तो इसलिए ये जान लें क्योंकि कॉपी हो जाते होते हैं पुराने सवाल। केई तक बताइए कोई मसला है तो चले, केडी समझ आए, ये इधर उधर मिक्स हो जाएगा। ये मैं ऑप्शन 1 कर रहा हूं। केई निकल आया, केडी। अभी इस वक्त रेटिंग ए है,
इस गियरिंग पे जाने से ये गियरिंग बढ़ रही है कि कम हो रही है? चेक कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग गियरिंग क्या थी? देखिए गियरिंग क्या है, ये कितने परसेंट है? ये 39 है, 40 है मेरे ख्याल में, या 60 होगा। ये 60 है, 60 है ना। ये 60% है इक्विटी, ये 40% है। तो अभी इस वक्त गियरिंग 40 है, 20 पे जा रहे हैं, तो गियरिंग कम हो रही है। एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, और क्योंकि तीर चलाना पड़ेगा अंधेरे में, कि गियरिंग हो रही है चूंकि आधी रह जाएगी। अभी इस वक्त 40% डेट है, अब अगर हम 20% पे जाएंगे तो प्रोबेबली रेटिंग बेहतर कम बेहतर हो जाएगी। तो अभी हम ए रेटिंग पे हैं, तो हम फिर शायद डबल ए पे चले जाएंगे। इसी में आगे बढ़ रहा हूं। इस अजम्पशन पे बढ़ना पड़ेगा आगे, क्योंकि और हमारे पास ना हल कोई नहीं। अजम्पशन ले लेते हैं कि रेटिंग इंप्रूव कर जाएगी। जी जी जी, देखें इंटरेस्ट कॉस्ट तो चलो ठीक है, लेकिन कंपनी में पहले 40% डेट था, तो अब कंपनी अगर 20% डेट पे आ जाएगी तो रिस्क कम हो रहा है ना कंपनी में, क्योंकि जितना ज्यादा डेट होता है, जितना ज्यादा पैसा उठाया होता है, इतना सारा वजन उठा के चल रहे होंगे तो गिर जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे। तो गियरिंग जितनी ज्यादा होती है उतना कंपनी के गिरने का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए रेटिंग खराब होती है। जब गियरिंग कम होती जाएगी तो कंपनी का रिस्क कम होता जाएगा, रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो चूंकि हमने जितनी गियरिंग एग्जिस्टिंग है, अगर सिनेरियो 1 पे जाएंगे तो गियरिंग कम हो रही है, डेट कम हो रहा है, तो इसमें ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसका मतलब रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी। फिर भी क्रॉस चेक के तौर पे, आदो कि मुझे क्रॉस चेक इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सवाल एसीसी में था, आईकैप में कॉपी हुआ, हो सकता है दोबारा हो जाए, वरना इतनी कोई अच्छी क्रॉस चेक है नहीं है। एक क्रॉस चेक के तौर पे एक तजुर्बा करके देखते हैं। अभी इस वक्त कंपनी का पीबीआईटी कितना है? 90, ये आपको दूसरे टेबल में दिया हुआ है। और इंटरेस्ट कितना है? 22। एग्जिस्टिंग जो इंटरेस्ट कवर है 90 ओवर 22 कितना? 4 तो क्या चाहिए होता है ए रेटिंग के लिए? तो यही वजह है कि ये ए में है अभी। अगर हम गियरिंग 20% पे ले जाएंगे तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। उसमें एक हल ये हो सकता है कि इंटरेस्ट आधा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी 40% गियरिंग है, हम 20 पे चले जाएंगे तो इंटरेस्ट आधा रह जाएगा। ये भी मुनासिब है वैसे, क्रॉस चेक ये भी ठीक है, लेकिन जो है हुआ हुआ सॉल्व वो भी बता देता हूं। वो ये अभी डेट कितना है? 305। ये रह जाएगा इतना, ये 40 है तो 20 क्या होगा? और अगर हमारी वाकई रेटिंग इंप्रूव हो गई तो इंटरेस्ट क्या पड़ा करेगा? ये रिवाइज डेट हो जाएगा और इतना इंटरेस्ट पड़ा करेगा।
7.37। तो ये निकल गई 6 से ऊपर, डबल ए में फॉल कर गई, बस साबित हुआ कि डबल ए रेटेड हो जाएगा। ये क्रॉस चेक दोबारा देख लें, ये जो अभी इस वक्त ए रेटेड है ये तो सवाल में बताया हुआ है। अब रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी कि नहीं, इससे हमने अज्यूम करके शुरुआत की, फिर भी डेटा से उसको क्रॉस चेक ऐसे कर लिया कि अभी की इंटरेस्ट कवर कैलकुलेशन की 90 दिया हुआ है पीबीआईटी, वो भी बोल्ड करके, और इंटरेस्ट उसी के नीचे दिया हुआ है। तो अभी इंटरेस्ट कवर ये है, तभी वो ए में फॉल कर रहा है। ए है 4 से 6। अगर हम मान लें कि इंप्रूव हो जाएगी तो उसको इंटरेस्ट फिर 9 नहीं 8% पड़ा करेगा ना, तो उसका डेट भी चेंज हो जाएगा। तो ये डेट 40 से 20 हो जाएगा और उस पर 8% पड़ा करेगा। तो अब उसका रिवाइज इंटरेस्ट ये होगा। तो पीबीआई डिवाइडेड बाय रिवाइज इंटरेस्ट कवर, और क्योंकि 6 से ऊपर निकल रही है तो देखा हमने सही अज्यूम किया था ना, तो ये क्रॉस चेक होगा। वैसे इसको मेरे ख्याल में एग्जाम में बैठा मैं सॉल्व करता तो मैं तो 22 को आधा कर लेता। उस वक्त तो ये समझ आनी थी है, उससे भी यही आ रहा है, मतलब उससे भी इम्प्रूव। ठीक, अच्छा अब अगर डबल ए रेटेड साबित हो गई बात, तो इसका मतलब है केडी 8% इंटू 0.7 5.6%। तो ये केई है, ये केडी है, तो वैक बन जाएगा केई 15.02 और इक्विटी का वजन 80%, केडी 5.6% और डेट का वजन 20%। 13.14। तो ये सिनेरियो 1 का वैक निकला है। अच्छा आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी पैटर्न पे सिनेरियो 2 कर दें सॉल्व।
हाँ जी, सोल्यूशन नहीं कुछ, बस चेक कर ले फिर। एसिड बीटा तो यही है। अब जब उसको रंगेंगे किसमें, क्या है नई गियरिंग, यानी 60 डेट। तो 60 डेट में जब रंगेंगे तो ये क्या बन रहा है 1.95, ये क्या बन रहा है 22.08। और अब चूंकि गियरिंग बढ़ रही है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि रेटिंग गिर जाएगी, और उसको चेक कर लें तो वो गिरी हुई नजर आएगी रेटिंग। तो इसका मतलब केडी अब होगा 9 की बजाय 11, और 11 होगा तो 11 इंटू 0.7 7.7। तो ये ये केडी और नई गियरिंग से करेंगे तो नया वैक आ जाएगा 13.45। तो डिटरमिन द लाइकली इफेक्ट, तो हम बता देंगे कि अभी जो वैक है वो कम ही है सबसे, अभी जो वैक है वो सबसे कम है, चाहे गियरिंग हम कम करें चाहे बढ़ाएं, वैक बढ़ ही रहा है। तो ये इफेक्ट हो गया, ये हो गया जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इफेक्ट। अब आते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। मेथड कौन सा लगेगा इसमें, क्योंकि बिजनेस की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू निकालनी है जिसमें आप वैक यूज कर सकें। क्यों, क्योंकि वो लिंक ही इन दोनों को कर रहा है ना, वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू पे फर्क, और आपने कैलकुलेट भी वैक ही किया है, तो कोई ऐसा वैल्यूएशन मेथड लगाना पड़ेगा जिसमें वैक यूज हो, तो फ्री कैश फ्लो ही बनता है। और फ्री कैश फ्लो के लिए आपको डेटा भी दिया हुआ है कि ये जो 1 साल की फिगर्स हैं इनमें आपको पीबीआईटी नजर आ रहा है और कैपिटल स्पेंडिंग भी नजर आ रही है और डेप्रिसिएशन भी नजर आ रही है। फ्री कैश फ्लो टू फर्म, वैक की डिस्काउंटिंग, वैक से डिस्काउंटिंग फ्री कैश फ्लो टू फर्म की करते हैं, तो आंसर क्या आता है वैल्यू ऑफ पूरा बिजनेस। तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म का ही डेटा है। और एक और निशानी रिक्वायरमेंट से ऊपर वाला पैराग्राफ, रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ, द कंपनीज ग्रोथ ऑफ कैश फ्लो, तो कैश फ्लो वाला मेथड है, तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म वाला मेथड लगेगा, क्योंकि उसमें वैक भी यूज हो रहा होगा। जब कह रहा है ग्रोथ रेट ऑफ कैश फ्लो, तो कैश फ्लो ही यूज होना है। तो अब हमें एग्जिस्टिंग वैल्यू और इन दोनों गियरिंग्स पे नई वैल्यू निकालनी है, लेकिन कितने साल शो करें और किसके बाद टर्मिनल वैल्यू निकालें। अच्छा चले, इस सवाल से हटके एक बात पूछता हूं। इससे पहले जो 2 को सवाल किए हैं क्लास में, 4 कॉलम बनाए, उसके बाद टर्मिनल वैल्यू निकाली, तो 4 क्यों शो किए, 5 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? क्योंकि 4 में थोड़ी डिफरेंट किस्म की ग्रोथ थी, उसके बाद फिर एक स्ट्रीम चल रही थी। इसी तरह अगर किसी सवाल में हम 3 कॉलम बनाए और उसके बाद टर्मिनल वैल्यू ले लें, तो 3 क्यों, 4 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? क्योंकि 3 तक कुछ और कैलकुलेशन होनी होगी, उसके बाद फिर एक स्ट्रीम चलनी होगी। इस सवाल में क्या कहा है कि कितने कैश फ्लोज कितने साल चलने हैं, कुछ नहीं, बस सिर्फ कहा है कि इतना ग्रोथ रेट होगा, यानी बस जो टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे एक्चुअली वही वैल्यू होगी। ये बात दोबारा देखें, अगर हम टर्मिनल वैल्यू निकालें और फ्री कैश फ्लो टू फर्म 6 साल की यूज करें, तो ये जो आंसर इसका निकलेगा टर्मिनल वैल्यू, वो निकलेगी 5 पे। और हम यहां 6 वाला फ्री कैश फ्लो टू फर्म क्यों यूज करें टर्मिनल वैल्यू के लिए, क्योंकि 5 कॉलम फिर अलग बना लिए होंगे। इसी तरह अगर 3 कॉलम अलग बना लिए होंगे तो यहां 4 यूज कर लें, और टर्मिनल वैल्यू किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ जाएगी, 3 पे। इसमें ईयर 4 और बाकी सारे कैश फ्लोज कवर्ड होंगे, तो पहले 3 साल वाले किधर गए,
वो हमने 3 कॉलम अलग अलग बनाए होंगे। और अगर हम यहां पर ये कर लें तो बस ये अभी की वैल्यू आ जाएगी बस, क्योंकि इस फार्मूले में क्या क्या कवर हो गया, ईयर 1 वाला कैश फ्लो भी और बाद वाले भी सारे, तो बस वो आ गई वैल्यू। तो इसमें चूंकि आपको ये नहीं कहा कि इतने साल तक ये ग्रोथ रेट और उसके बाद फलाना ग्रोथ रेट, बस कहा है ये ग्रोथ रेट है, तो स्ट्रेट अवे वो हम ये फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू निकल आएगी। तो वो कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है, यानी सिर्फ हमें फ्री कैश फ्लो टू फर्म ईयर 1 का निकालना है बस। ठीक है, क्योंकि एसीसी का सवाल था तो उन्होंने ना ये बात, ये जो रिक्वायरमेंट के नीचे आपको पैराग्राफ लिखा नजर आ रहा है ना, तो वो बस वो उन्होंने लिख के समझाया हुआ है। हो सकता है वो शायद एसीसी का सवाल किसी प्रैक्टिस बुक का सवाल हो जिसने स्टूडेंट्स को समझाया हो है कैसे कर लो। ये है वो जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो बस यही कहा हुआ है कि जो पूरी फर्म की वैल्यू है वो ईयर 1 का कैश फ्लो लें, लास्ट पैराग्राफ, डिवाइड करें उसको वैक माइनस जी से, तो वो बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ना भी कहता तो ये मैंने आपको ये ईयर 1 वाला कैश फ्लो क्यों लिया, ये एक सवाल में और है भी इस तरह, शायद मेरा ख्याल एक सवाल में है इस तरह कि अलग अलग कॉलम्स नहीं बनेंगे, डायरेक्टली ये फार्मूला लगेगा और वो वैल्यू आ जाएगी। क्यों किया हमने इस सवाल में ऐसा, क्योंकि पहले कुछ ईयर्स अलग ग्रोथ रेट के नहीं बताए हुए, बस शुरू से ही एक ग्रोथ रेट कह दिया है। जिन सवालों में आप कॉलम्स बनाया करेंगे ना और फिर टर्मिनल वैल्यू लिया करेंगे, उनमें पता चल जाएगा कि कितने साल के कॉलम बनने हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा और फिर कब से ऑनवर्ड एक ग्रोथ लगना है, तो उससे आइडिया हो जाएगा। इसमें शुरू से ही ग्रोथ चला दी इसमें। हाँ, निकाल लेते, ये बात पहले क्लियर के ये फार्मूला लगाएंगे हम। ये सब मिटा दूं, शुक्रिया। एग्जिस्टिंग तो दी हुई है ना, 458 प्लस 304 नहीं 763 मिलियन एग्जिस्टिंग तो दी हुई है, एग्जिस्टिंग तो दी हुई है तो इक्विटी 80 और डेट 20। फ्री कैश फ्लो टू फर्म ईयर 1 वाला निकाल लेंगे अगर हम पिछले साल वाला फ्री कैश फ्लो ले लें, उसको 1 प्लस जी कर लें और वैक माइनस जी कर लें और जस्ट पिछले साल वाला फ्री कैश फ्लो वो ऊपर टेबल से पता चल जाएगा। वो कैसे, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, बल्कि कॉलम की शक्ल बना देता हूं क्योंकि हम सवाल में तो वैसे ही कर रहे हुआ करेंगे।
तो PBIT 90, टैक्स लगा दें। नहीं, हम फ्री कैश फ्लो टू फर्म बना रहे हैं, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, उस पे इंटरेस्ट नहीं माइनस हुआ होता। 27, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें, 20, कैपेक्स लेस कर दें, capex 20, फ्री कैश फ्लो टू फर्म ऐसे ही बनाते हैं। सेल्स, सारे खर्चे, इंटरेस्ट के अलावा टैक्स लगाया, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी और कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल लेस कर दिया, तो ये फ्री कैश फ्लो टू फर्म बन गया। अब ये चूंकि फिगर हैं जस्ट एंडेड ईयर की, यानी ये हमने निकाल लिया ये, $63, ये 63 निकाल लिया। 1 प्लस जी पता नहीं, वैक सिनेरियो 1 वाला 13.14% माइनस जी पता नहीं। देखें सवाल में कोई हिंट मिलता हो। जी, जी है तो सही, कैसे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ग्रोथ रेट निकालने के लिए, अब ये चूंकि एसीसी का सवाल था ना, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, आईकैप ने उसको कॉपी किया तो उन्होंने इसको उड़ा दिया। ये एक बड़ा काम का जुमला है और वो काम का जुमला है सवाल की रिक्वायरमेंट के भी बाद लास्ट पैराग्राफ, द करंट टोटल फर्म वैल्यू, द करंट टोटल फर्म वैल्यू जो कि दी हुई है करंट इज कंसिस्टेंट विद द ग्रोथ मॉडल। ये यानी वो कह रहे हैं कि जो करंट वैल्यू है ना वो भी इसी से निकली हुई है, करंट वैल्यू भी इसी से ही निकली हुई है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, ग्रोथ रेट सब इसी से निकली हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 763 का आंसर अवेलेबल है तो हम इससे वर्क बैक करते हैं। अगर ये 763 आंसर निकला हुआ है वो भी इसी फार्मूले से ही निकला हुआ है तो होगा कोई ना कोई जी 12.96 माइनस जी, यहां से हम जी निकालेंगे। जो उसने कहा ना करंट टोटल वैल्यू भी कंसिस्टेंट है इस फार्मूले से, तो इसका मतलब ये भी इसी से ही निकली हुई है। और हम लोग यहां पर चेंज तो ला ही सिर्फ वैक में रहे ना, ये जो 3 सिनेरियोज हैं ये तो सिर्फ डायरेक्टर साहब ये खेलना चाह रहे हैं कि वैक चेंज करो तो क्या होता है, कैश फ्लोज तो कोई नहीं चेंज हो रहे, तो इसलिए एग्जिस्टिंग वैल्यू जो निकली हुई है बस फर्क क्या है कि वो इस वैक पे निकली हुई है, वैक चेंज कर कर देखना है। तो इसलिए अगर ये इसी फार्मूले से निकली हुई है तो यकीनन उसमें यही यूज हुआ होगा, तो यहां से ग्रोथ रेट निकलेगा। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 4.334 जी। क्या कह रहे हैं आप? 47.6 क्या है? वो तो पैट है ना, हमने तो फ्री कैश फ्लो लेना है। तो ये 4.34 आ गया और इसको सॉल्व करेंगे तो
747 मिलियन। और बिल्कुल इसी तरह से सिनेरियो 2 पे सॉल्व हो जाएगा, बस वैग बदलेगा, इक्विटी 40, डेट 60, तो वैल्यू हो जाएगी 63, 1 + 4.34 डिवाइडेड बाय 13.45 माइनस 4.34, 7। तो इम्पैक्ट हो गया कि एग्जिस्टिंग ज्यादा है क्योंकि वैक इस पे लोएस्ट है। ये था जी सवाल, ये सिर्फ और सिर्फ ना एक वैक की प्रैक्टिस के लिए सवाल बनाया था। और ये आप अगला सवाल पढ़ के देख लें, सेम देखें कॉपी हुआ है, ये 2010 में। क्वेश्चन नंबर 4 वैसी नजर मार लें, कर नहीं रहा मैं इसको, ये सेम उसी की कॉपी है, बस थोड़ी सी 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा लिखी हैं, अदरवाइज ये सेम उसी की कॉपी है। सवाल में नहीं, सवाल है, ये सवाल में था सब। अच्छा, मैं वैल्यूएशन में जरा तारुफ दोबारा करा दूं, हम कर क्या रहे हैं वैल्यूएशन में ना। मैंने आपको कहा था 2 हिस्सों में पढ़ाऊंगा, पहले हम सिर्फ पढ़ेंगे वैल्यूएशन, बस वैसी वैल्यूएशन टेक्निक्स, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मर्जर एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूएशन क्या है। सवाल मर्जर एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में आता है, हाँ कोई एक आधा सादा वैल्यूएशन भी आया हुआ है, जैसे वो पिछली क्लास में किया था पेट्रोल पंप वाला सवाल, अदरवाइज सवाल इस टॉपिक का मर्जर एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में ही होता है। तो पहले मैं आपको ना सिर्फ वैल्यूएशन मेथड्स करा रहा हूँ, डिविडेंड मॉडल हो गया, फ्री कैश फ्लो हो गया, डन। एक मैंने पीबी रेशो मेथड बताया था, प्राइस टू बुक वैल्यू। एक कंपनी है, कंपनी ए, और इस कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर IAS 33 की डिटेल में नहीं, सादी सी अगर कैलकुलेशन करनी है तो अर्निंग पर शेयर, पैट और नंबर ऑफ शेयर्स। एक कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी 13 रुपए, और इसका शेयर जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है 74। पीई रेशो कितनी? पीई रेशो P ओवर E, प्राइस ओवर EPS, 74 ओवर 13, 5. यानी इस कंपनी का शेयर, एक शेयर इस कंपनी की EPS के इतने गुना पे, इतने टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। अगर वैल्यूएशन के जो एक्सपर्ट्स होंगे, गुरुज, उनको लगता हुआ कि कंपनी ए बिल्कुल अपनी औकात के मुताबिक प्रॉपरली वैल्यूड है, तो वो इस
5.7 को एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं। और तब जो मैंने पहले बात की थी वो प्राइस टू बुक वैल्यू थी, ये पीई रेशो भी एक रेशो होती है। इस रेशो से ये जो आंसर निकला 5.7 टाइम्स, इसका मतलब है कि इस कंपनी के शेयर की वैल्यू उसकी अर्निंग के तकरीबन 6 टाइम्स है, तकरीबन अगर रफली 6 कह लें। तो अगर एक्सपर्ट्स मुतमईन है कि हाँ इस कंपनी की जो सेक्टर है, जिस तरह के अंदर रिस्क मौजूद है, लिस्टेड है, इसके शेयर्स की कीमत 6 गुना होनी चाहिए, तो इसको स्टैंडर्ड बना लेंगे। और जो भी कंपनी इसी जैसी होगी उसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर? नहीं, उसकी अर्निंग का 6 टाइम्स। तो ये पी रेशो मेथड है कि किसी भी कंपनी की वैल्यू निकालनी हो तो कोई एक टारगेट सूटेबल पीई रेशो ले लें, आपको एग्जाम में दी होगी, और उसको यूज कर लें। अच्छा, यूज कैसे कर लें? जो जिस कंपनी की वैल्यू निकालनी है उसकी ईपीएस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक शेयर की वैल्यू आएगा, और अगर पैट को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। अगर ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक शेयर की वैल्यू, पूरे पैट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी इक्विटी की वैल्यू। ये होता है पी रेशो मेथड। अच्छा, इसमें पहले तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअली, अगर ये एक सर्टेन लेवल औकात हैसियत की कंपनी है और एक्सपर्ट्स को लगता है कि इसके शेयर्स प्रॉपर्ली प्राइस्ड हैं, यानी 6 टाइम्स, अगर कोई और कंपनी हो तो इसी के जैसी, यानी इसी सेक्टर की, लेकिन थोड़ी सी इससे कमतर हो, थोड़ी सी कमतर हो, तो उस कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए 6 यूज होनी चाहिए या 6 से थोड़ी सी कम? थोड़ी सी कमतर है इससे कंपनी। कमतर से मुराद है शायद उसमें गियरिंग ज्यादा है, शायद उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल कम है, शायद उसका बिजनेस वॉल्यूम थोड़ा हल्का है, शायद उस पर केसेस ज्यादा हैं, कमतर कंपनी हो, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए 6 को कम कर लेना चाहिए। और अगर कोई कंपनी इसके सेक्टर की है लेकिन इससे बेहतर है तो 6 को बढ़ा लेना चाहिए। लेकिन ये है कॉन्सेप्चुअली, आई कैप के सवालों में जो दी होती है वही यूज हो रही होती है, क्योंकि वो इस पे नहीं डाल रहे होते कि स्टूडेंट कितनी कम कर देगा। तो इसलिए फॉर आई कैप क्वेश्चंस जो आपको टारगेट रिक्वायर्ड सूटेबल पीई रेशियो दिए, सिंपली उसे मल्टीप्लाई करना है। यानी पीई रेशियो मेथड बहुत सिंपल सा एक लाइन मेथड हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको सारी कहानी बताई है, ये मैं पेज 253 पे हूं, चैप्टर में पेज 253, पुरानी बुक में पता नहीं, बहरहाल इस चैप्टर का दूसरा पेज ही होगा। एसेट बेस्ड मेथड्स के नीचे अर्निंग बेस्ड मेथड्स, तो ये पीई रेशियो वाला फार्मूला पढ़ के देख लें। ये मैंने लिखा तो है, जो मैंने भी आखिरी बात की है कि अगर बेहतर कंपनियां तो पी रेशियो बढ़ा देंगे, कमतर कंपनियां तो पी रेशियो कम कर देंगे, लेकिन आई कैप क्वेश्चंस में ना करें, वही रख लें जो दी हुई है। ये इंपॉर्टेंट वाला डब्बा जरूर पढ़ लीजिएगा जी। पी रेशियो की हेडिंग से ऊपर जो डब्बा लिखा है ना, ये जरूर पढ़ लें।
सवाल लिखें। इस सवाल से आपको ये इंपॉर्टेंट वाला डब्बा भी समझा देता हूं। ठीक ही होगा शायद, थोड़ी लेट हो गई, थोड़ी मुझे बताया लेट पैंट लगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, financial information of a company for the year just ended, for the year just ended. PBT, profit before tax, $180 million. Tax $64 million. PAT 116. Share capital, $20 million shares. 20 million shares. अब बस शेयर्स हैं, जितने मुझे मर्जी हो शेयर्स बस। ये मैंने 20 मिलियन शेयर्स बताए, रुपीस नहीं कहा, 20 मिलियन शेयर्स। ड्यूरिंग द ईयर a factory was closed. After being destroyed by floods. Which resulted in loss of 15 million, 15 million recognized in financial statements. अगला सेंटेंस लिखें। It is expected that companies' earnings will grow. It is expected that companies' earnings will grow by 10% per year. 10% per year. Suitable PE ratio है, suitable PE ratio.
7 पी रेशो मेथड से इस कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालनी है। पीई रेशो मेथड से इस कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालनी। पीई रेशो के लिए इसकी ईपीएस लेंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी कंपनी की शेयर की वैल्यू पीई रेशो निकालने का मतलब है कि हम उसकी अर्निंग्स को मुनासिब समझ रहे हैं, उसकी वर्थ जानने के लिए। कैश फ्लोज मेथड में क्या था कि कैश फ्लोज ले रहे थे, अर्निंग बेस्ड मेथड में अर्निंग ले रहे हैं। तो अगर अर्निंग्स की बेस पे किसी कंपनी को वैल्यू करना है तो अर्निंग्स वो होनी चाहिए जो सस्टेनेबल है। ये तो एक हो गया था हादसा इस साल, तो ये रिकरिंग चीज है। इसी तरह से हो सकता है इस सवाल में ये लिखा होता कि इस साल कंपनी को एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी और जो उसने 25 मिलियन की ग्रांट को इनकम मान लिया था, तो ये कोई रिकरिंग चीज है। तो अगर किसी कंपनी के अर्निंग्स की बेस पे उसकी औकात जाननी है तो नॉन रिकरिंग चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मैंने उस डब्बे में लिखा हुआ था कि अगर कोई एबनॉर्मल आइटम्स हैं तो इनको इधर उधर कर दें। तो इसमें अगर हमने सस्टेनेबल वाला प्रॉफिट लेना है तो वो प्रॉफिट जो 116 है उसमें ऐड बैक कर देते हैं 15, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस था इस दफा, हर दफा तो नहीं होगा। तो ये बन जाएगा 131 और ईपीएस हो जाएगी 131 डिवाइडेड बाय 20। 6.55। टैक्स ना मैंने रेट बताया ना मैंने ये बताया कि टैक्स एडजस्टेबल चीज थी। हाँ, अगर इसमें वो पॉइंट भी डाल देते तो जरूर इसको आफ्टर टैक्स करके ऐड बैक करता। कितना? 6.5। तो ये आ गई इसकी ईपीएस कितना? 45.85। अच्छा, ये भी ठीक है। और अगर इसकी बजाय 6.55 तो पिछले साल का है ना। जब किसी की वर्थ देखते हैं तो उसके प्रोस्पेक्ट्स की बेस पे कि पास्ट की बेस पे? प्रोस्पेक्ट्स। तो ज्यादा बेहतर वैल्यू इसकी बजाय ये है, ये तो ये बात मैंने उस डब्बे में लिखी हुई है कि आपको अगर अर्निंग्स यूज करनी है तो एक तो नॉर्मलाइज करें उनको, दूसरा अगर प्रोस्पेक्टिव है तो बेहतर तो प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन अगर 10% ना बताया होता मैंने तो फिर ठीक है। यही ये पीई रेशियो मेथड है। इसका एक बिल्कुल उलट फार्मूला होता है, उसको कहते हैं अर्निंग यील्ड। बिल्कुल इसका उलट फार्मूला है। पी रेशियो है प्राइस ओवर अर्निंग, अर्निंग यील्ड होती है अर्निंग ओवर प्राइस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो माड़ा ही है, लेकिन बहरहाल चले, एक मेथड है। अर्निंग यील्ड का फार्मूला होता है ईपीएस ओवर प्राइस और ये परसेंटेज की शक्ल में होता है। यानी अगर किसी कंपनी की ईपीएस 13 रुपए है और उसकी मार्केट प्राइस 75 रुपए है तो अर्निंग यील्ड बन गई 17.32। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर आज इतने रुपए का शेयर खरीदेगा तो हर साल इतने % अर्निंग हो रही होगी, ये अर्निंग यील्ड होती है। तो ईपीएस नहीं, पीई रेशो की तरह ये भी एक वैल्यूएशन मेथड है, लेकिन चूंकि इसका उलट है तो फार्मूला क्या होगा? जिस कंपनी की वैल्यू निकालनी है उस कंपनी की ईपीएस इनटू सूटेबल पीई करते थे अगर अर्निंग यील्ड मेथड होगा तो,
डिवाइडेड बाय अर्निंग यील्ड होगी। ये इसी पेज पे आगे लिखा हुआ है, ये पढ़ लें, और अगले पेज पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लें। वो भी एक मजबूरी के तहत लगाया हुआ नोट है, लेकिन पढ़ लें। इसी पेज पे अर्निंग यील्ड मेथड लिखा हुआ है मैंने, ये पढ़ लीजिए, और अगले पेज तक उसका एक नोट भी जा रहा है, वो भी पढ़ लें। नोट तो नहीं लिखा हुआ, डब्बा बहरहाल बनाया हुआ है। अर्निंग यील्ड पढ़ लें पूरा। हैं जी, हाँ जी, मतलब इसको अगर इसको केई जैसा मान लें तो इसको केई जैसा मान भी सकते हैं, और अगर अर्निंग में ग्रोथ है तो ये इस तरह का फार्मूला भी हो सकता है, डीवीएम जैसा। लेकिन ये है नहीं कहीं आई कैप में ना टेस्टिंग इसकी। एक फारिग सा फार्मूला और देख लें ताकि मैं वैल्यूएशन वाली बात खत्म करूं, और फिर अगली क्लास में ना मैं मर्जर एक्विजिशन शुरू करता हूं, यानी प्रॉपर जो एग्जाम क्वेश्चन है। जी जी, अच्छा ये तो मैंने आपको कहा ना, ये कॉन्सेप्ट है। अब एग्जाम टिप ये है कि एग्जाम क्वेश्चन में किया नहीं होता एडजस्ट। ये एक फारिग सा मेथड देख लें जी, ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये पेज 255, ये एक फारिग सा मेथड है, ये भी देख लें। इससे मिलता जुलता ही है, डिविडेंड यील्ड मेथड, बस अर्निंग की जगह डिविडेंड आ गया, बस सेम फार्मूला वगैरह, बस अर्निंग की जगह डिविडेंड आ गया। वहां पैट था और अर्निंग यील्ड थी, यहाँ डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड है। तो ये भी एक फार्मूला होता है बेकार सा। चलें, वैल्यूएशन के मेथड्स यही हैं। अब ना अगली क्लास में मैं आपको वैल्यूएशन पढ़ाता हूँ, मर्जर एक्विजिशन। अब हम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस भी उसी की चलाएंगे, और अब इसको मर्जर एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, 49 बस।